स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम सरफेस पर, कोई एक सरफेस है, मान लो ये सरफेस है, सरफेस पर होने वाली अभिक्रियाएं, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं या जितनी भी परिघटनाएं हो रही हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो पृष्ठ रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की एक शाखा है और जिसके अंतर्गत हम सरफेस पर होने वाली सभी परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। पृष्ठ रसायन रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। पृष्ठ पर, सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो आप समझ गए कि पृष्ठ रसायन क्या है? सतह पर, सतह मतलब पृष्ठ पर होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन हम पृष्ठ रसायन में करते हैं, पृष्ठ रसायन में करते हैं। और पृष्ठ रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम सतह पर, पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ हमने कुछ शब्द लिखे हैं, हम आपको उन शब्दों का अर्थ बताएंगे। अवशोषण, अवशोषण एक शब्द है, अवशोषण। तो अवशोषण क्या होता है कि जैसे हमने मान लिया कि यहाँ मिट्टी रखी थी, क्या रखी थी? मिट्टी। और मिट्टी में हमने क्या डाला? परिभाषा आप किताब से लिखेंगे, अभी हम समझा रहे हैं सिर्फ। अवशोषण, और यहाँ पर है अधिशोषण, दोनों नाम क्या है? समान। अवशोषण और अधिशोषण, जरा सा अंतर है, अब और यहाँ अधि। अवशोषण का उदाहरण है कि मान लिया कि हमारे पास यहाँ मिट्टी थी, क्या थी? मिट्टी थी। यहाँ पर हमारे पास ये एक मिट्टी का गोला था, ठीक है, टुकड़ा था। हमने इस पर पानी मिला दिया, क्या मिला दिया? पानी। तो क्या होगा पानी मिलने से? पानी मिट्टी की सतह पर भी आएगा और इस मिट्टी के गोले के अंदर भी चला जाएगा। जब हम मिट्टी का एक टुकड़ा ले लें, एक गोला ले लें और उसमें हम पानी मिलाएं तो आप देखेंगे कि पानी मिट्टी के गोले की सतह पर भी है और यदि हम उस गोले को तोड़ दें, उस टुकड़े को तोड़ दें तो पानी अंदर भी होगा। मिट्टी क्या होगी? पूरी गीली हो जाएगी। तो यहाँ मिट्टी पर पानी का अवशोषण हुआ। तो अवशोषण, मिट्टी में पानी अवशोषित हो गया। तो अवशोषण सिर्फ सतह पर नहीं होता है, सतह पर भी होता है और सतह के अंदर भी होता है। अब मान लो कि जैसे मिट्टी ले ली हमने, मान के चलो कोई मिट्टी फिर से ले लेते हैं, मिट्टी है हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास मिट्टी के साथ एक हमने कोई पाउडर ले लिया, मान के चलो आटा ही मिला दिया। क्या मिला दिया? आटा। तो जैसे हमने मिट्टी का एक गोला था, एक क्या था? मिट्टी का गोला, और मान लो हम उसके ऊपर आटा डालें, आटा का पाउडर या कोई भी पाउडर डालें, तो वो पाउडर क्या होगा? सिर्फ मिट्टी के गोले के सरफेस पर आएगा, अंदर तो नहीं जाएगा। तो इस क्रिया को हम अधिशोषण कहते हैं। अवशोषण में जो चीज हम मिला रहे हैं वो चीज, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के सिर्फ सतह पर अवशोषित नहीं होता है, सतह के अंदर भी चला जाता है। तो इस क्रिया को हम अवशोषण कहते हैं। अवशोषण में जो पदार्थ अवशोषित होता है वो सतह पर नहीं, सतह पर तो होता है, सतह के साथ साथ अंदर भी होता है। जबकि अधिशोषण में क्या होता है? एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर सिर्फ पृष्ठ पर अधिशोषित होता है। जैसे हम आटा मिलाएंगे तो आटा कहाँ लगेगा? मिट्टी के ऊपर ऊपर लगेगा। अगर हम मिट्टी के गोले को तोड़े तो क्या अंदर आटा जाएगा? अंदर तो आटा नहीं जाएगा। तो जरा सा अंतर है। अवशोषण में जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के सिर्फ पृष्ठ पर रहे और नहीं, हाँ, अंदर चला जाए, थोड़ा सुन लीजिए, पृष्ठ पर तो इसमें रहेगा सिर्फ। अवशोषण जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर चला जाए, मिट्टी और पानी को मिलाएंगे तो पानी मिट्टी के अंदर चला जाएगा। तो जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर चला जाए तो इस क्रिया को हम अवशोषण कहते हैं। जबकि अधिशोषण में क्या होगा? एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ उस एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के सिर्फ कहाँ रहेगा? सतह पर रहेगा, ठीक है। तो अवशोषण में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के सतह पर भी रहता है और अंदर भी चला जाता है। जबकि अधिशोषण में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर नहीं जाता है, सिर्फ सतह पर रहता है। जरा सा अंतर है। अब आया अधिशोष। अधिशोष क्या होते हैं कि वे पदार्थ होते हैं जो अधिशोषित हो रहा है। जैसे पानी, पानी यहाँ पर क्या है? अधिशोष पदार्थ है। आटा क्या है? अधिशोष पदार्थ है, क्योंकि ये दूसरे पदार्थ पर अवशोषित हो रहे हैं। और अधिशोषक, अधिशोषक क्या शब्द होता है? जिनको कहते हैं कि जिनने
अधिशोषित हुए, मतलब पानी किसके ऊपर गया था, किस पर अधिशोषित हुआ था, मिट्टी पर, मिट्टी की सरफेस पर। और यहाँ आटा किस पर अधिशोषित हुआ, मिट्टी की सतह पर और मिट्टी की सतह पर। तो अभी आप समझे, क्या समझे, दोबारा रिवीजन करा रहे हैं। पृष्ठ रसायन रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पृष्ठ पर होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। यहाँ कुछ शब्द हैं जिन शब्दों का अर्थ हमें पता होना चाहिए। पहला, अवशोषण। तो अवशोषण में क्या होता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर चला जाता है, इस क्रिया को हम अवशोषण कहते हैं। जबकि अधिशोषण में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर नहीं जाता है, सिर्फ कहाँ रहता है, उसकी पृष्ठ पर रहता है, सतह पर रहता है। मान के चलो ये चौकोर पदार्थ होगा तो आटा कहाँ लगेगा, चारों वर्ग की तरफ वर्ग बना दिया मान के चलो हमने, तो सतह पर ही रहेगा, आटा कहाँ लगेगा, सतह पर। तो अधिशोषण में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर नहीं जाता है, इस क्रिया को हम अधिशोषण कहते हैं। अब आए हम किस पर, अधिशोष पदार्थ, अधिशोष। तो वे पदार्थ जिनका अधिशोषण होता है वो अधिशोष पदार्थ कहलाते हैं। तो यहाँ हमने अधिशोष क्या होगा हमारा, पानी और आटा। अधिशोषक, अधिशोषक क्या होते हैं, अधिशोषक वे जो पृष्ठ देते हैं अपना, वे पदार्थ जो अपना क्या दें, पृष्ठ दें अधिशोषण के लिए। अधिशोषक वे पदार्थ होते हैं जो अपना पृष्ठ दे रहे हैं, अपनी सतह दे रहे हैं, किसके लिए, अधिशोषण के लिए। तो यहाँ पर मिट्टी क्या का उदाहरण है, यहाँ पर मिट्टी अधिशोषक है, जबकि अधिशोष क्या है, पानी और आटा, जो हमने एग्जाम्पल माना था। अब आया विशोषण, जिसको बोलते हैं डिसॉप्शन, ये अंग्रेजी नाम भी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अगर हम किसी तरीके से जो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर आ गया था, अधिशोषण हो गया था, हम इस पदार्थ को हटाना चाह रहे हैं, तो इस क्रिया को हम विशोषण कहते हैं। बी लग गया ना, बी। जैसे मान लो ये मिट्टी थी और मिट्टी पर ये हमारा आटा लगा हुआ था, अब हमने इनको हटाना चाहा, तो विशोषण का अर्थ है कि अधिशोष पदार्थ को अधिशोषक से हटाने की क्रिया, अधिशोष पदार्थ को अधिशोषक से हटाने की क्रिया को हम विशोषण के नाम से जानते हैं। इनकी परिभाषा आपको किताब से लिखना है। अब आते हैं हमारे सिलेबस में अवशोषण अधिशोषण में अंतर भी है, और हमें पता होना चाहिए अधिशोष पदार्थ क्या होते हैं, अधिशोषक क्या होते हैं और विशोषण क्या होता है। अब हम पढ़ रहे हैं अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ कारक हैं जो अधिशोषण को प्रभावित करते हैं। पहला है अधिशोषक की प्रकृति, और दूसरा क्या है, अधिशोष की प्रकृति, और तीसरा है दाब, और चौथा है ताप। ये तो पहला हम पढ़ते हैं अधिशोषक की प्रकृति। जैसे मान लो कि हमारे पास दो पृष्ठ हैं, ठीक है, दो प्रकार के पृष्ठ हैं। एक पृष्ठ है चिकना, कैसा पृष्ठ है, एक चिकना, और एक पृष्ठ है हमारा खुरदुरा, कैसा पृष्ठ है, खुरदुरा। दो प्रकार की सतह हैं। कितनी प्रकार की सतह मान ली हमने, दो प्रकार की। एक सतह बिल्कुल चिकनी है और दूसरी सतह खुरदुरी है। अब हमने मान लिया कि ये जो पृष्ठ है वो बिल्कुल कैसा है, चिकना, और ये पृष्ठ कैसा है, खुरदुरा। ये सतह कैसी है, चिकनी, और ये सतह कैसी है, खुरदुरी। मान लो इस चिकने पर हम कोई चीज डालें, कोई चीज अधिशोषित करना चाहें, और इस खुरदुरे पर अधिशोषित करना चाहें, तो आप बताइए कि अधिशोषण किसमें ज्यादा होगा, चिकने पृष्ठ में या खुरदुरे पृष्ठ में। खुरदुरे पृष्ठ में क्या होंगे, यहाँ पर छिद्र होंगे, असमानताएं होंगी, तो अधिशोषण ज्यादा होगा। तो इसलिए एक नियम है कि अधिशोषक की प्रकृति अधिशोषण को प्रभावित करती है। यदि सतह पृष्ठ खुरदुरा होगा तो अधिशोषण क्या होगा, अधिशोषण क्या होगा, ज्यादा। खुरदुरे पृष्ठ पर अधिशोषण ज्यादा होता है, जबकि चिकने पृष्ठ पर अधिशोषण क्या होता है, कम। आप करके देख लीजिए, दो सतह ले लेना, एक बिल्कुल चिकनी सतह और एक खुरदुरी सतह, और कोई चीज आप पाउडर या कुछ भी आप ले लेना और उस पर रखकर देखना, चिकनी सतह पर कम पाउडर लगेगा जबकि खुरदुरी सतह पर ज्यादा पाउडर लग जाएगा। और यहाँ पर वैसे हम जो पढ़ रहे हैं, तो हम सिंपल उदाहरण आपको दे रहे हैं, वैसे हम जो पढ़ रहे हैं वो ठोस पर गैस का अधिशोषण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ठोस पदार्थ पर किसका अधिशोषण, ये छोटे गोले किसके हैं, गैस के। तो ठोस पर गैस का अधिशोषण है सिलेबस में, लेकिन ये तो हम समझाने के लिए सिंपल उदाहरण ले रहे हैं। अब आते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया अधिशोषक की प्रकृति, कि यदि चिकना पृष्ठ होगा तो अधिशोषण कम होगा और खुरदुरा पृष्ठ होगा तो अधिशोषण ज्यादा होगा। अब आए हम अधिशोष, हमने कहा ना ठोस पर गैस की प्रकृति, तो अधिशोष गैस की प्रकृति पढ़ रहे हैं। अब मान लिया कि हमने यहाँ पर एक पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अधिशोषक है। ये क्या है हमारा,
अधिशोषक है। इन अधिशोषक पर हमारा गैस आ रही है। और क्या आ रही है? गैस। मान लिया यहाँ पर हमने CO2 गैस ले ली और यहाँ पर ले ली हमने नाइट्रोजन गैस, इन अमोनिया गैस। ये अधिशोषक है। यहाँ पर इस ठोस पर CO2 गैस का अधिशोषण हो रहा है, जबकि इस ठोस पर अमोनिया गैस का अधिशोषण हो रहा। तो यहाँ गैस CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जबकि यहाँ पर NH3 अमोनिया गैस है। अब क्या होता है कि अधिशोषण जो होता है वो अमोनिया गैस का ज्यादा हो जाता है। हमने ग्रेटर देन का क्या लगा दिया? साइन। क्या बोला कि अमोनिया गैस का जो अधिशोषण है वो ज्यादा होता है किसकी तुलना में? कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में। अब ऐसा क्यों होता है? आप कहोगे कि मैडम अमोनिया गैस क्यों ज्यादा अधिशोषित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं होती है? तो इनके बीच वान डेर वाल्स फोर्स लगते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। यदि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो अधिशोषण की मात्रा ज्यादा होगी, और अट्रैक्शन आकर्षण बल कम होगा तो अधिशोषण का मान कम होगा। तो क्या होता है कि अमोनिया गैस में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अमोनिया गैस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो क्या बोला मैंने कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन भी उतना ज्यादा होगा। तो समानुपाती होता है। समानुपाती का अर्थ यही होता है कि जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा उतना ज्यादा अधिशोषण होगा। ठीक है, आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा अधिशोषण का मान उतना ही ज्यादा होगा। तो गैस में और अधिशोषक में यदि आकर्षण बल ज्यादा होगा तो गैस ज्यादा अधिशोषित होगी, और गैस में और अधिशोषक में यदि आकर्षण बल कम हुआ तो गैस कम अधिशोषित होगी। लेकिन यहाँ पर अमोनिया गैस अधिक अधिशोषित होती है क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो गैस के नेचर पर भी डिपेंड होता है कि गैस का नेचर कैसा है, इस पर भी अधिशोषण निर्भर करता है। और इस पर भी निर्भर करता है कि अधिशोषक कैसा है, चिकना पृष्ठ है या खुरदुरा पृष्ठ है। चिकने पृष्ठ में अधिशोषण कम और खुरदुरे पृष्ठ में अधिशोषण ज्यादा। अब हम पढ़ते हैं दाब। तो जो दाब होता है, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण का मान बढ़ता है। दाब बढ़ा रहे हैं ना तो गैस के अणु क्या आ जाएंगे? पास पास। तो दाब बढ़ाने पर, दाब भी क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है किसके? अधिशोषण के। तो जैसे जैसे हम दाब बढ़ाएंगे अधिशोषण का मान भी बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर अधिशोषण क्या होता है? बढ़ता है। अब तीसरा फैक्टर है तापमान। लेकिन तापमान को समझने के पहले हम आपको अधिशोषण के प्रकार पढ़ाएंगे, क्योंकि तापमान का प्रभाव भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण पर अलग अलग पड़ता है। तो उसके पहले हमें पढ़ना है अधिशोषण के प्रकार। तो अधिशोषण दो प्रकार का होता है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। अब हमने यहाँ पर दो पृष्ठ ले लिए और मान लिया कि ये कोई आपका अवशोषक पदार्थ है, ये अवशोषक है, पृष्ठ है, ये हमारा क्या है? अवशोषक है। ये भी क्या है? हमारा अवशोषक। ठीक है, यहाँ पर एक ठोस है अवशोषक। कैसा है? ठोस। यहाँ पर चलो कोई गैस आ रही है, ये हमने गैस के अणु बना दिए, यहाँ भी कोई गैस आ रही है। अब ध्यान से सुनना, यदि इन गैस और मतलब ये हमारे क्या है? अधिशोष हैं। ये हमारे क्या है? अधिशोष पदार्थ है। ये कौन से पदार्थ हैं? ये अधिशोष। हम पढ़ा के आ रहे हैं, हम अधिशोषण के प्रकार पढ़ा रहे हैं। दो प्रकार का अधिशोषण होता है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। समझने के लिए हमने यहाँ पर दो पदार्थ ले लिए, दो अवशोषक ले लिए और अधिशोष पदार्थ ले लिया। तो अधिशोष क्या होता है? वे पदार्थ जो अधिशोषक पर अधिशोषित होते हैं। तो यदि अधिशोष और अवशोषक के बीच में जो बंध है वो कैसा हो? वीक। जो बंध बन रहा है, जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा हो? वीक। अवशोषक और अधिशोष पदार्थ के बीच में जो बंध है वो कैसा बंध हो? वीक बॉन्ड हो। तो इस प्रकार के अधिशोषण को हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कि यहाँ पर अधिशोष और अवशोषक वान डेर वाल्स फोर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। वान डेर वाल्स क्या होता है? एक वीक फोर्स होता है, दुर्बल बल होता है। किसके द्वारा जुड़े हैं यहाँ पर? ये वान डेर वाल्स फोर्स के द्वारा, वान डेर वाल्स फोर्स के द्वारा।
ये वीक बॉन्ड क्या है? वांडर वाल्स फोर्स, ठीक है। और जब अधिशोष और अवशोषक के बीच में कैसा बंध हो? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो। कैसा बॉन्ड हो? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो। तो इस प्रकार के अधिशोषण को हम रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। ये हमारा किसका उदाहरण है? भौतिक अधिशोषण का। और दूसरा वाला किसका उदाहरण है? रासायनिक अधिशोषण का। तो क्या समझ में आया कि भौतिक अधिशोषण में अवशोषक और अधिशोष के बीच में दुर्बल बल होता है, वांडर वाल्स फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। इस अधिशोषण को हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं। भौतिक अधिशोषण में अधिशोष और अवशोषक के बीच में दुर्बल बल वांडर वाल्स फोर्स होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में अवशोषक और अधिशोष के मध्य प्रबल बंध रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। यहाँ रासायनिक बंध नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ क्या होता है? वांडर वाल्स बल के द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि यहाँ पर रासायनिक बल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब हम और अंतर समझते हैं। यहाँ पर ये आपको किताब में दिए हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। पहला अंतर है, यह वांडर वाल्स बलों के कारण उत्पन्न होता है। ये मैंने बोला ना, यहाँ पर अधिशोषक और अधिशोष के बीच में क्या बनता है? वांडर वाल्स बल, दुर्बल बल बनता है, जबकि यह रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। रासायनिक अधिशोषण किस वजह से होता है? रासायनिक बंध की वजह से, जबकि भौतिक अधिशोषण वांडर वाल्स बलों की वजह से। यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होते और ये प्रकृति में अति विशिष्ट होते हैं। अति विशिष्ट मतलब कि रासायनिक अधिशोषण में क्या बनता है? रासायनिक बंध। तो भाई अधिशोषक और अधिशोष ऐसे होने चाहिए कि जिनके बीच रासायनिक क्रिया हो। रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट होती है। क्यों होती है विशिष्ट? क्योंकि अवशोषक और अधिशोष ऐसे होने चाहिए कि इन दोनों के बीच में क्या हो रही हो? रासायनिक क्रिया हो रही हो। यदि रासायनिक क्रिया नहीं हो रही, हमने ऐसा अवशोषक ले लिया और एक ऐसा अधिशोष ले लिया जिनके बीच में कभी रासायनिक अभिक्रिया संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकती, तो रासायनिक अधिशोषण होगा नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति का होता है, विशिष्ट होता है, विशेष होता है, स्पेशल होता है। ऐसे नहीं कि हम कोई भी अवशोषक ले लें, कोई भी अधिशोष ले लें और कहें कि ये रासायनिक अधिशोषण हो गया। नहीं होगा रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण तभी होगा जब उनके बीच में रासायनिक बंध बनता हो, जबकि यहाँ ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। रासायनिक बंध तो बनना नहीं है, कोई विशेषता कुछ है नहीं है भाई, कोई भी किसी के पास रख दो, बस दुर्बल बल के द्वारा वो जुड़ जाए। तो इस अधिशोषण को हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भौतिक अधिशोषण विशिष्ट नहीं होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट होता है। दूसरा पॉइंट, ये विशिष्ट नहीं होता है जबकि ये विशिष्ट होता है। कि भाई विशिष्ट क्यों होता है? क्योंकि भाई रासायनिक बंध बनना है ना, तो ऐसे पदार्थ होने चाहिए जिनके बीच में रासायनिक बंध बन रहा हो। यदि बंध ही नहीं बन रहा तो हमारा क्या मतलब हुआ लेने का? यह प्रकृति में उत्क्रमणीय होते हैं, उत्क्रमणीय रिवर्सिबल होते हैं, और ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय तो आप जानते हैं, यहाँ पर दुर्बल बल के द्वारा हैं, जुड़ गए, जरा सा कुछ हुआ तो ये हट भी जाएंगे। तो ये प्रक्रिया क्या हो गई? उत्क्रमणीय। ठीक है, हम यहाँ से यहाँ गए और वापस यहाँ से यहाँ आ गए। लेकिन यहाँ तो रासायनिक बंध बन जाते हैं, तो रासायनिक बंध जब बन जाते हैं तो ये अनुत्क्रमणीय होती है, ये फिर अलग नहीं होते, क्योंकि रासायनिक बंध बनने पर एक नया पदार्थ बन जाता है। तो भौतिक अधिशोषण रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय होता है। ये जुड़े, जरा से बल के द्वारा जुड़े थे, जरा सा कुछ हुआ तो हट गए, लेकिन यहाँ पर नहीं हट सकते क्योंकि किसके द्वारा जुड़े हैं? रासायनिक बंध के द्वारा। तो यहाँ पर तीसरा अंतर है कि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है, ये कह रहे हैं गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। इसे गैस से मतलब नहीं है, गैस कैसी चाहे जैसी गैस हो, यहाँ गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। गैस ऐसी होनी चाहिए जो अधिशोषक से क्रिया करती हो, वही विशिष्ट कि गैस कैसी होनी चाहिए कि अधिशोषक से क्रिया कर रही हो। अब क्रिया ही नहीं करेगी तो रासायनिक अधिशोषण कैसा होगा? तो यहाँ गैस के नेचर का कोई प्रभाव, ये भौतिक अधिशोषण गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, जबकि ये निर्भर करता है। यहाँ पर एंथैल्पी का मान बहुत कम होता है। कितना होता है? 20 से 40 किलो जूल पर मोल, जबकि यहाँ 30 से 240 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर एंथैल्पी का मान कम होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में एंथैल्पी का मान ज्यादा होता है। भौतिक अधिशोषण निम्न ताप पर हो जाता है,
जबकि रासायनिक अधिशोषण हमें उच्च ताप सहायक होता है। आपको याद होगा कि हम तापमान का ही प्रभाव पढ़ाना चाह रहे थे तो हम रुक गए थे, क्योंकि भौतिक अधिशोषण निम्न ताप पर अच्छे से होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण उच्च ताप पर अच्छे से होता है, इसलिए हमने उसको प्रकार पढ़ाने लगे थे। तो यहाँ पर क्या होती है, निम्न ताप सहायक होता है भौतिक अधिशोषण में, जबकि रासायनिक अधिशोषण में उच्च ताप सहायक होता है। यह ताप बढ़ने से घटता है। चलो यहाँ पर हम प्रभाव भी पढ़ लेते हैं। हम वापस तापमान का प्रभाव किस पर, अधिशोषण पर। तो भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ने पर घटता है, ताप बढ़ने पर घटता है। भौतिक अधिशोषण में हम ताप बढ़ाएंगे तो भौतिक अधिशोषण क्या होगा, घटेगा। जबकि रासायनिक अधिशोषण, कौन सा अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ने पर बढ़ता है, ताप बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है, ये इफेक्ट भी हो गए। तापमान का प्रभाव किस पर, अधिशोषण पर, अलग अलग पड़ता है। ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण का मान कम होता है, जबकि ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण का मान बढ़ता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम भौतिक और रासायनिक अधिशोषण का अंतर पढ़ रहे थे कि ये वान डेर वाल्स बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं, रासायनिक बल के द्वारा जुड़े रहते हैं, ये विशिष्ट नहीं होते हैं, ये विशिष्ट होते हैं, ये उत्क्रमणीय होते हैं या अनुत्क्रमणीय होते हैं, ये गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। यहाँ एंथैल्पी का मान कम होता है, यहाँ एंथैल्पी का मान ज्यादा होता है। यह ताप बढ़ाने पर घटता है, जबकि ये ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर एक दो और आपको अंतर दिए, इस तरीके से आपको अंतर पढ़ना है। अब हम पढ़ते हैं किसका प्रभाव, दाब का प्रभाव। किसका प्रभाव, चलो यहां से और समझ लेते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये तापमान का ही प्रभाव, P कांस्टेंट है, P स्थिर है, P स्थिर, समदाबी प्रक्रम हो रहा है। आपने पहले पढ़े होंगे समदाबी प्रक्रम। इसका मतलब क्या है कि ऐसा प्रक्रम जिसमें दाब क्या हो, हमारा समान हो। समान मतलब कांस्टेंट हो, स्थिर हो। कैसा हो, स्थिर हो। तो ऐसे प्रक्रम जो समान दाब पर होते हैं उन्हें समदाबी प्रक्रम कहते हैं। अब यहाँ पर हमने ग्राफ बनाया है, ये तापमान का ही प्रभाव दिखाया जा रहा है। एक्स अक्ष पर ले लिया तापमान और यहाँ पर अधिशोषण की मात्रा ले ली, x/m। ये तापमान ले लिया, यहाँ अधिशोषण की मात्रा ले ली। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। भौतिक में क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम तापमान बढ़ा रहे हैं तो अधिशोषण की मात्रा क्या हो रही है, घट रही है। ये तो हमने बोला था कि भौतिक अधिशोषण में तापमान बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा घटती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में तापमान का मान जैसे बढ़ रहा है तो अधिशोषण की मात्रा भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ता है ना, लेकिन यहाँ नियम है कि कुछ देर तो बढ़ता है फिर घटने लगता है, लेकिन सामान्यतः भौतिक अधिशोषण तापमान बढ़ाने पर घटता है।